रामपुर नाम का एक छोटा सा कस्बा था जहां जिंदगी बहुत सादगी से चलती थी। उसी कस्बे में शिव नारायण शर्मा अपने परिवार के साथ रहते थे। उम्र ढल चुकी थी, पीठ झुक गई थी, लेकिन मेहनत करने का हौसला आज भी जिंदा था। उनके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस थोड़ी सी खेती और उसी से चलने वाला घर। उनकी पत्नी कमला देवी सीधी साधी, धार्मिक और त्याग की मूर्ति थीं। भगवान ने उन्हें सिर्फ एक ही बेटा दिया था, रोहित। वही उनका सब कुछ था, वही उनके सपनों की आखिरी उम्मीद। रोहित बचपन से ही समझदार था। माँ बाप ने अपनी हर इच्छा मारकर उसे पढ़ाया। कई बार खेत गिरवी रखे गए, कई बार रिश्तेदारों से उधार लिया गया, लेकिन रोहित की पढ़ाई कभी नहीं रुकी। कमला देवी अक्सर रात को भगवान के सामने दिया जलाकर बस एक ही प्रार्थना करती थी कि उनका बेटा सरकारी नौकरी पा जाए, ताकि उसकी जिंदगी सुरक्षित हो जाए और बुढ़ापे में उनका सहारा बना रहे। सालों की मेहनत के बाद वो दिन भी आया जब रोहित का चयन सरकारी नौकरी में हो गया। घर में जैसे खुशियों की बाढ़ आ गई। शिवनारायण शर्मा की आंखों में गर्व था, कमला देवी की आंखों में आंसू। पूरे मोहल्ले में मिठाई बटी। वही लोग जो कभी ताने मारते थे, अब तारीफ करने लगे। रोहित की जिंदगी एक नई दिशा में बढ़ चुकी थी। नौकरी लगते ही शादी की बातें शुरू हो गईं। शिवनारायण शर्मा चाहते थे कि बहू संस्कारी हो, घर को जोड़ने वाली हो। कई रिश्ते आए और गए, फिर एक रिश्ता शहर से आया। लड़की का नाम था पूजा। पढ़ी लिखी थी, बोलचाल में तेज थी और देखने में भी सुंदर थी। सादगी से शादी हुई। कमला देवी ने पूजा को बेटी की तरह अपनाने की कोशिश की। हर काम में उसका ध्यान रखती, उसे घर के तौर तरीके समझाती। शुरू के कुछ दिन सब कुछ ठीक लगा। पूजा मुस्कुराती थी, लेकिन उसकी मुस्कान में अपनापन कम और बनावट ज्यादा थी, जिसे उस वक्त कोई समझ नहीं पाया। शादी के कुछ ही हफ्तों बाद पूजा को कस्बे की जिंदगी खलने लगी। उसे छोटा घर पसंद नहीं आता था, खेती बाड़ी से बदबू आने की शिकायत रहती थी। वो बार बार रोहित से कहती कि सरकारी नौकरी है तो शहर में अलग मकान लेना चाहिए। रोहित समझाता कि अभी शुरुआत है, थोड़े समय बाद सब हो जाएगा। लेकिन पूजा को सब कुछ तुरंत चाहिए था। धीरे धीरे उसके बहाने बढ़ने लगे। कभी खाना अच्छा नहीं, कभी सास बहुत टोकती हैं, कभी ससुर पुराने विचारों के हैं। कमला देवी सब सुनकर भी चुप रहती। उन्हें लगता था कि नई लड़की है, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन पूजा के मन में कुछ और ही चल रहा था। एक दिन पूजा ने साफ शब्दों में कहा कि वो अब इस घर में नहीं रह सकती और अलग रहना चाहती है। जब रोहित ने मना किया और माँ बाप का हवाला दिया, तो पूजा का व्यवहार अचानक बदल गया। वो बात बात पर धमकी देने लगी। कुछ दिनों बाद वो मायके चली गई और वहीं से संदेश भिजवाया कि अगर उसकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वो कानूनी रास्ता अपनाएगी। कुछ ही समय में रोहित के घर पर पुलिस आ गई। पूजा ने दहेज उत्पीड़न और मारपीट का मामला दर्ज करा दिया था। ये खबर सुनते ही कमला देवी बेहोश हो गईं। शिवनारायण शर्मा के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस बेटे को उन्होंने ईमानदारी और संस्कार सिखाए थे, उसी पर ऐसे आरोप लग गए थे। मुकदमे की वजह से रोहित की सरकारी नौकरी पर भी खतरा मंडराने लगा। दफ्तर में लोग कानाफूसी करने लगे। समाज जो कभी खुशियां मनाने आया था, अब दूरी बनाने लगा। घर में डर, तनाव और सन्नाटा भर गया। खर्च बढ़ने लगे, वकीलों की फीस ने कमर तोड़ दी। कमला देवी बीमार रहने लगी और शिवनारायण शर्मा अंदर ही अंदर टूटने लगे। रोहित हर रात सोचता रहता कि उसकी जिंदगी एक पल में कैसे बदल गई। जिस शादी को उसने नया जीवन समझा था, वही उसके पूरे परिवार का विनाश का कारण बन गई थी। मुकदमा दर्ज होते ही रोहित की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। जिस घर में कभी हंसी खुशी रहती थी, वहां अब डल और चुप्पी ने डेरा डाल लिया था। हर सुबह रोहित भारी मन से दफ्तर जाता और हर शाम इस डर के साथ लौटता कि न जाने कल क्या होगा। दफ्तर में उसके साथी अब पहले जैसे नहीं रहे। कोई सीधे बात नहीं करता था, कोई शक भरी नजरों से देखता था। अफसरों के चेहरे पर औपचारिकता थी, भरोसा नहीं। कमला देवी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। रात को उन्हें नींद नहीं आती थी। बार बार चौंक कर उठ जाती और कहती, हमारे रोहित ने क्या किया है भगवान। शिवनारायण शर्मा उन्हें ढाढ़स बंधाने की कोशिश करते, लेकिन खुद अंदर से खोखले हो चुके थे। पूजा मायके में बैठकर शर्तें रख रही थी। कभी कहती आधी जायदाद चाहिए, कभी कहती अलग घर चाहिए, तो कभी मोटी रकम की मांग सामने आ जाती। रोहित कई बार समझाने गया, लेकिन हर बार उसे अपमान और धमकी ही मिली। पूजा की बातें अब मीठी नहीं, जहरीली हो चुकी थीं। वो साफ कहती थी कि अगर उसकी बातें नहीं मानी गईं तो वो केस और बढ़ा देगी। अदालत के चक्कर शुरू हो गए। तारीख पर तारीख पड़ती रही। हर तारीख एक नया जख्म लेकर आती।
वकील की फीस, सफर का खर्च और मानसिक तनाव सब कुछ मिलकर परिवार को तोड़ रहा था। शिवनारायण शर्मा को मजबूरी में खेत का एक हिस्सा बेचना पड़ा। जिस जमीन को उन्होंने बेटे के भविष्य के लिए बचाकर रखा था, वही जमीन अब बेटे को बचाने के लिए जा रही थी। समाज का रवैया और भी दर्दनाक था। रिश्तेदार फोन उठाना बंद करने लगे। पड़ोसी बात करते करते अचानक चुप हो जाते। औरतें कमला देवी को देखकर कानाफूसी करतीं। कोई ये नहीं पूछता था कि सच्चाई क्या है, सबको बस आरोप दिख रहे थे। कमला देवी का सिर शर्म से झुका रहता, जबकि उनका कोई दोष नहीं था। एक दिन दफ्तर से रोहित को नोटिस मिला। लिखा था कि मुकदमे के चलते उसकी नौकरी की जांच हो रही है और जरूरत पड़ने पर निलंबन भी हो सकता है। वो कागज पढ़ते पढ़ते कांपने लगा। उसकी मेहनत, उसका संघर्ष, उसके माँ बाप के सपने, सब कुछ खतरे में था। उस रात वो पहली बार फूट फूट कर रोया। माँ के सामने नहीं, पिता के सामने नहीं, अकेले कमरे में। कमला देवी ये सब चुपचाप देख रही थीं। एक रात उन्होंने रोहित का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, अगर हमें छोड़कर जाना पड़े तो चले जाना, लेकिन अपनी नौकरी मत जाने देना। ये सुनकर रोहित का कलेजा फट गया। जिन माँ बाप ने उसे जन्म दिया, आज वही अपने ही घर से अलग होने को तैयार थे। मुकदमा लंबा खिंचता गया। पूजा अदालत में रो रो कर बयान देती और बाहर आकर मुस्कुरा देती। उसके परिवार का पूरा साथ उसे मिला हुआ था। झूठ को सच की तरह पेश किया जा रहा था। हर सुनवाई के बाद रोहित और उसका परिवार और ज्यादा थक जाता। आखिरकार कई सालों की लड़ाई के बाद तलाक हुआ। रोहित को राहत तो मिली, लेकिन कीमत बहुत भारी थी। आधी जायदाद चली गई, खेत बिक चुके थे, माँ की सेहत टूट चुकी थी और पिता की आंखों की चमक बुझ चुकी थी। सरकारी नौकरी किसी तरह बच तो गई, लेकिन तरक्की के रास्ते बंद हो गए थे। पूजा ने जो चाहा वो लेकर अलग हो गई। जाते समय उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके लिए ये सिर्फ एक सौदा था, लेकिन रोहित के लिए पूरी जिंदगी का मलबा। शादी के बाद जिस घर में नई शुरुआत होनी थी, वहां अब सिर्फ खालीपन और यादें बची थीं। तलाक के बाद समय जैसे थम सा गया था, लेकिन जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती। रोहित अपने काम में लगा रहा। माँ बाप बूढ़े हो चुके थे। कमला देवी की बीमारी अब दवाइयों की मोहताज थी और शिवनारायण शर्मा पहले जैसे मजबूत नहीं रहे थे। घर छोटा हो गया था, सपने सिकुड़ रहे थे, लेकिन रोहित ने हार नहीं मानी। वो चुपचाप अपने कर्तव्य निभाता रहा, बिना किसी से शिकायत किए। दूसरी तरफ पूजा की जिंदगी बिल्कुल अलग मोड़ पर थी। आधी जायदाद और समझौते से मिली रकम लेकर वो शहर में किराए के मकान में रहने लगी। शुरू शुरू में उसे लगता था कि उसने सही किया है। उसके पास पैसे थे, आज़ादी थी और मायके का पूरा सहारा था। वो सोचती थी कि अब उसकी जिंदगी नए सिरे से शुरू होगी और जल्द ही उसे कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। लेकिन समय बीतने के साथ सच्चाई सामने आने लगी। जब भी उसके लिए रिश्ता आता, लोग उसके पुराने मामले की जानकारी निकाल लेते। कोई पूछता, तलाक क्यों हुआ? कोई कहता, केस वेस तो नहीं फिर करेगी। धीरे धीरे रिश्ते आना कम हो गए। जो आते भी वे शक और डर से भरे होते। पूजा के चेहरे की चमक अब वैसी नहीं रही थी। मायके में भी उसका सम्मान पहले जैसा नहीं था। रिश्तेदार ताने मारते, बहुत चालाकी कर ली, अब भुगतो। वही भाई भाभी जो पहले उसका साथ देते थे, अब उससे दूरी बनाने लगे थे। माँ बाप भी अंदर ही अंदर टूट चुके थे, लेकिन कुछ कह नहीं पाते थे। साल दर साल बीतते गए। पूजा की उम्र बढ़ती गई और रिश्तों के दरवाजे बंद होते चले गए। अकेले कमरे में बैठकर वो कई बार सोचती, क्या सच में उसने सही किया था? लेकिन अहंकार उसे सच स्वीकार नहीं करने देता था। वो खुद को समझाती कि गलती सामने वाले की थी। इसी बीच एक दिन खबर आई कि रोहित के पिता शिवनारायण शर्मा का देहांत हो गया। पूजा ने ये सुना तो कुछ पल के लिए चुप हो गई। वही घर, वही लोग जिन्हें उसने तोड़ दिया था, अब बिखर चुके थे। उसे पहली बार हल्की सी टीस महसूस हुई, लेकिन उसने उस एहसास को दबा दिया। उधर रोहित की जिंदगी धीमी थी लेकिन स्थिर थी। माँ के इलाज के साथ साथ वो अपना काम करता रहा। उसने दोबारा शादी नहीं की। उसके लिए परिवार और नौकरी ही सब कुछ थे। समाज ने धीरे धीरे उसे स्वीकार कर लिया, क्योंकि सच्चाई समय के साथ सामने आने लगी थी। कुछ साल बाद पूजा की हालत और बिगड़ गई। पैसे कम होते जा रहे थे, अकेलापन उसे अंदर से खा रहा था। जिस आज़ादी का सपना उसने देखा था, वही अब उसे काटने लगी थी। रातों को उसे नींद नहीं आती थी। वही सवाल बार बार उसके मन में गूंजता, अगर उसने थोड़ा सब्र किया होता तो क्या आज उसकी जिंदगी अलग होती? समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। पूजा के घर में अब पहले जैसी रौनक नहीं रही थी। जिस घर में कभी उसकी जिद और फैसलों की तारीफ होती थी, वहां अब चुप्पी पसरी रहती थी।
पूजा का छोटा भाई अमित अब शादी की उम्र में पहुंच चुका था। माता पिता चाहते थे कि इस बार सब कुछ ठीक हो, कोई गलती न हो, घर में फिर से खुशियां लौट आएं। अमित एक सीधा साधा लड़का था, निजी नौकरी करता था, ज्यादा कमाता नहीं था, लेकिन मेहनती और ईमानदार था। उसके लिए भी रिश्ता ढूंढा गया। जब लड़की वालों को पूजा के तलाक और केस की जानकारी मिलती तो कई रिश्ते वहीं रुक जाते। बड़ी मुश्किल से एक परिवार तैयार हुआ, शादी हुई और कुछ समय तक सब ठीक चला। लेकिन कुछ महीनों बाद हालात बदलने लगे। जिस तरह पूजा कभी अपने ससुराल में शिकायतें करती थी, उसी तरह अब अमित की पत्नी भी करने लगी। कभी सास से परेशानी, कभी घर छोटा लगना, कभी पैसों की कमी। पूजा ये सब देखती थी, सुनती थी, लेकिन कुछ बोल नहीं पाती थी। उसे सब कुछ जाना पहचाना लग रहा था। एक दिन अचानक अमित की पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों बाद खबर आई कि उसने भी दहेज और मारपीट का केस दर्ज करा दिया है। ये सुनते ही पूजा के माता पिता सन्न रह गए। वही थाने, वही पुलिस, वही आरोप, सब कुछ दोबारा उनके सामने था। पूजा के हाथ कांपने लगे। उसे पहली बार साफ साफ एहसास हुआ कि जो उसने किया था वही आज उसके घर लौट आया है। अमित टूट गया था। वो बार बार पूछता, दीदी मैंने क्या किया है? पूजा के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखों के सामने रोहित, उसकी माँ और उसका टूटा हुआ घर घूमने लगा। उसे याद आया कि कैसे उसने झूठे आरोप लगाए थे, कैसे उसने बिना सोचे समझे एक पूरा परिवार बर्बाद कर दिया था। अब वही समाज, वही रिश्तेदार, वही पड़ोसी, सब उनके परिवार से मुंह मोड़ने लगे थे। जिन लोगों ने कभी पूजा का साथ दिया था वे अब चुप थे। माँ रो रो कर बीमार रहने लगी थी, पिता की कमर झुक गई थी। पूजा हर रात जागकर सोचती थी कि काश समय पीछे लौट सकता। अदालत के चक्कर फिर शुरू हुए, पैसे फिर खर्च होने लगे, घर की शांति फिर खत्म हो गई। पूजा को अब समझ आ चुका था कि ये सब सिर्फ संयोग नहीं था, ये उसी कर्म का फल था जो उसने कभी बोया था। लेकिन अब पछताने से कुछ बदलने वाला नहीं था। एक दिन पूजा अकेले मंदिर गई। वर्षों बाद उसने सच में सिर झुकाया। आंखों से आंसू बहते रहे, उसके होंठ कांप रहे थे। पहली बार उसने मन ही मन माना कि उसने बहुत बड़ा गलत किया था, सिर्फ रोहित के साथ नहीं, पूरे परिवार के साथ। अमित का मामला जैसे जैसे आगे बढ़ा, पूजा का मन और भारी होता चला गया। हर तारीख, हर कागज, हर पुलिस की आवाज़ उसे अपने अतीत की याद दिला देती थी। अब वो खुद को मजबूत नहीं समझती थी। जिस हिम्मत और चालाकी से उसने कभी अपने फैसले लिए थे, वही अब डर में बदल चुकी थी। वो हर रात यही सोचती कि अगर उसने रोहित के साथ ऐसा न किया होता तो आज उसके घर की हालत ये नहीं होती। माँ की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। रो रो कर उनकी आंखों की रोशनी कम हो गई थी। पिता चुप रहते, किसी से बात नहीं करते। घर में पैसों की तंगी फिर से सिर उठाने लगी थी। अमित की नौकरी पर भी असर पड़ने लगा था। वो अंदर से टूट चुका था। पूजा जब अपने भाई को इस हाल में देखती तो उसका दिल खुद ही उसे सजा देने लगता। उधर रोहित की जिंदगी बहुत साधारण हो चुकी थी। माँ के देहांत के बाद वो पूरी तरह अकेला रह गया था। घर सूना था, लेकिन मन में एक अजीब सी शांति थी। उसने खुद को काम में झोंक दिया था। अब लोग उसे इज्जत से देखने लगे थे। समय ने धीरे धीरे सच्चाई सबके सामने रख दी थी। जिन लोगों ने कभी उस पर उंगली उठाई थी वही अब चुप थे। एक दिन पूजा ने हिम्मत जुटाई। वो अकेले रोहित के शहर पहुंची। सालों बाद उसे सामने देखकर रोहित चौंका, लेकिन उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बस एक थकी हुई उदासी थी। पूजा की आंखें भर आईं। वो कुछ देर चुप रही, फिर कांपती आवाज में बोली कि उसने बहुत बड़ा अन्याय किया था, कि अब उसे सब समझ में आ चुका है। रोहित ने कोई ताना नहीं दिया। उसने बस इतना कहा कि कुछ घाव समय के साथ भर तो जाते हैं, लेकिन उनके निशान रह जाते हैं। उसने ये भी कहा कि माफ़ी मांग लेने से बीता हुआ वापस नहीं आता, लेकिन इंसान हल्का ज़रूर हो जाता है। पूजा रोती रही। पहली बार उसका सिर सच में शर्म से झुका था। पूजा लौट आई, लेकिन उसकी जिंदगी नहीं बदली। अमित का मामला चलता रहा। पैसे, इज्जत और रिश्ते सब बिखर चुके थे। समाज ने अब उनके परिवार को वही नज़र से देखना शुरू किया जिस नज़र से कभी रोहित के परिवार को देखा गया था। पूजा अब समझ चुकी थी कि झूठ की बुनियाद पर खड़ी कोई भी जीत आखिरकार हार ही होती है। सालों बाद लोग ये कहानी एक उदाहरण की तरह सुनाने लगे। एक ऐसे बेटे की कहानी जिसने सरकारी नौकरी पाई, लेकिन शादी के बाद उसका घर टूट गया। एक ऐसी औरत की कहानी जिसने लालच और अहंकार में एक परिवार को तोड़ा और अंत में वही दर्द अपने घर लौटता देखा। और एक सच्चाई कि कानून का दुरुपयोग सिर्फ सामने वाले को नहीं, अंत में खुद को भी जला देता है। जिंदगी आगे बढ़ जाती है, लेकिन कर्म पीछे नहीं छूटते।
जो बोया जाता है वही लौट कर आता है, कभी किसी और के रूप में, कभी अपने ही घर के दरवाजे पर।